तो हेलो गाइस, मेरा नाम है खेमराज कुमावत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट में। हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक जो 23 जुलाई 2024 को हमारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया था। 2024 और 25 का बजट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस बजट में श्रीमती सीतारमण ने क्या कहा था और किस किस चीज़ के लिए हमें इसमें फ़ायदा है और क्या इस बजट के बारे में था। तो आज हम देखेंगे और हम शुरुआत करते हैं कि हमें पता है कि हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। एक बार फिर से वो हमारे कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रस्तावित किया था। तो प्रस्तावित के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें वैश्विक संदर्भ देखेंगे क्योंकि प्रस्तावना तो ये था कि उन्होंने जो खड़े होकर अभिवादन किया, सबका शुक्रिया किया कि उनको खड़े होकर बोलने, प्रधानमंत्री का किया और फिर जितने भी गृह मंत्री वगैरह थे उन सब का किया। उसके बाद उन्होंने अपना जब भाषण चालू किया, मतलब बजट के बारे में जब बताया, तो उन्होंने वैश्विक संदर्भ से हम शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या कहा, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है तो आप लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ मतलब आधा भाषण अपन कवर करेंगे और आधा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम शुरुआत करते हैं वैश्विक संदर्भ के बारे में। तो हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने क्या कहा कि जो अर्थव्यवस्था है वैश्विक मतलब पूरे विश्व की, उसमें से हमारा जो इंडिया है वो अर्थव्यवस्था में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आगे आगे जितने भी प्रभाव जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो वो और क्या होगा, उसमें मजबूती आएगी। तो मजबूती लाने के लिए कीमतों में भी, जो वस्तुओं की कीमत है उसमें भी बदलाव होगा, राजनीति में भी बदलाव होगा और जितने भी अपने पोर्ट हैं, जितने भी अपने शिपिंग है, जितने भी अपने जहाज है, पानी के जहाज हैं, उनके व्यापार में कैसे उनका विकास किया जाए, आगे उनके विकास में कौन कौन बाधा डाल रहा है, कैसी बाधाएं आ रही है, ये सब इसमें अपन देखेंगे और इसका असर जनसंख्या पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि विकास कम होगा तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, विकास कम होगा तो जनसंख्या पे और लोगों पे भी बहुत असर पड़ेगा और क्या पता आगे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिपिंग मतलब मछली पालन हो गया, फसल हो गई, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर रखा है। उन्होंने बताया कि भारत जो आर्थिक विकास उत्कृष्ट, ये तो सबको पता है कि हमारा जो भारत है वो डे बाय डे बहुत ही तरक्की पर है और ये एक एग्जाम्पल भी है कि इंडिया है जो विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और आने वाले कुछ वर्षों में क्या होगा, भारत आगे बढ़ता रहेगा और एक इस राह पे पहुंच जाएगा कि उसकी जीडीपी वगैरह है वो क्या होगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, और 4% तक इसका लक्ष्य है। जो हमारे वित्त मंत्री उन्होंने कहा है कि जो हमारी जीडीपी जो अभी है उससे 4% तक लाने में अभी आई थिंक 6 के आसपास है, तो वो 4 तक उनको लानी है। ठीक है, इसका दुष्परिमाण क्या होगा, दुष्परिमाण क्या होगा कि वर्तमान गैर स्थायी अधिशेष, मतलब जो गैर खाद्य और गैर ईंधन होते हैं उनमें क्या गया है, उन्होंने एक निश्चित कर दिया है कि 3.1% जो है वो क्या किया, निश्चित करने का प्रयास किया है और बाजार में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति है कि ऐसे वस्तुएं ज़्यादा बिक रही हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतरिम बजट में उन्होंने क्या कहा है कि इनको 4 समूह में बांट दिया है। उन्होंने क्या है कि इन 4 समूह में बांट दिया है, पूरे बजट को 4 समूह में बांट दिया है और इसमें कौन कौन से, पहला है गरीबी, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं। अन्नदाताओं का मतलब होता है किसान। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा है, कौन कौन से में, गरीब, महिला
और युवा और अन्नदाता में। पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि यही कहते हैं कि यही आगे क्या है, देश का एक फ्यूचर होता है, एक भविष्य होता है, तो इन पर ज़्यादा गौर करना ज़रूरी है। तो अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर लागत को कम करना है, कि उन्होंने जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि MSP जो थी CPSP या CPCP CPSP जो था, CASP और CACP जो था हमारा, उसको लागत करना है, मतलब एक मूल्य निश्चित करना है कि ये वस्तु इसी ही मूल्य में जो है विक्रय होगी और क्रय होगी। ठीक है, कम से कम 50% मार्जिन देने वाला वादा पूरा होगा, कि यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी वस्तु का मूल्य आप निर्धारित कर रहे हो, तो उसका कम से कम 50% मार्जिन, मतलब प्रॉफिट उस पर कितना हो, 50% प्रॉफिट हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, और आगे कहा है कि विकास को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हमारे जो अन्नदाता हैं उनकी धान की खेती में गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, कि जो किसानों के लिए जो धान की जो खेती होती है उसमें गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया, और जिससे 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, और फिर कहा उन्होंने कि जो ये अंतरिम बजट घोषित कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं और कार्यान्वयन प्रशासनिक समीक्षा के अधीन आवश्यक आवंटन कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अंतरिम बजट के बाद में हम देखते हैं बजट के मुख्य कौन से विषय हैं, किस किस विषय पर वो हमें बताना चाहते हैं। पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए इस बजट में हमें विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और MSME और मध्य वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी 5 योजनाओं को पहले के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 5 योजनाएं किसके लिए, रोजगार के लिए और कौशल प्रशिक्षण के लिए उन्होंने 5 योजनाएं चालू करी हैं और उनकी घोषणा भी कर दी है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है रोजगार के ऊपर और युवाओं के ऊपर और गरीबी के ऊपर। ठीक है, जिससे 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, कि इन 5 साल में 4 करोड़ लोगों को क्या होगा, फायदा होगा रोजगार के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, ये 5 योजनाओं से। इसके लिए कुल परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए है, और इसकी जो लागत आई है इन 5 योजनाओं को चलाने के लिए जो लागत आई है वो 2 लाख करोड़ रुपए है। शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, कि भाई साहब प्रधानमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री जी ने शिक्षा और रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बजट की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, मतलब इस बजट में क्या क्या होने वाला है, ये भी हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें 9 टॉपिक्स हैं कि इस बजट में क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके लिए 9 टॉपिक दिए गए हैं हम। पहला उन्होंने कहा है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलशीलता, दूसरा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। कि उन्होंने कहा है कि कृषि में क्या क्या बदलाव करने चाहिए हमें, और रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, समावेश, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा योजना, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने इस बजट में प्राथमिकताएं तैयार करी हैं। ठीक है, अब प्राथमिकता फर्स्ट है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। इसमें बताई गई है कि परिवर्तन और प्रतिरोध कृषि
अनुसंधान। ठीक है, देखो हमारी जो उन्होंने कहा है कि जो हमारी सरकार है वो उत्पादकता और जलवायु प्रतिरोध को प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है भाई, कि जो कृषि है वो इंडस्ट्रियल एरिया को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो उसकी जो अनुसंधान प्रणाली है उसको व्यापक रूप से समीक्षा करेगी। इसे एक चुनौती के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र से भी धन शामिल होगा। वित्त पोषित का मतलब है कि उसके लिए एक अलग से धन, जो राशि है, जो बजट है उसका, वो घोषित किया जाएगा और इसके लिए निजी क्षेत्र से भी धन शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सरकार के द्वारा ही होगा, ये खुद इंडस्ट्री के द्वारा भी, जिसको निजी धन बोलते हैं, वो भी शामिल किया जाएगा। सरकार और सरकार से बाहर जितने भी विशेषज्ञ है इस तरह के अनुसंधान की क्या करेगी, देखरेख करेगी। भाई जो भी अपने कृषि अनुसंधान है वो सरकार तो करेगी, लेकिन सरकार के बाहर भी बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, जैसे उनके बारे में जानने वाले रिसर्च सेंटर वाले हैं, ये सब क्या करेगी, उनकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या करेगी, ध्यान रखेगी। फिर है कि नई योजनाओं का शुभारंभ करना, कि कृषि उत्पादकता में कृषि में किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं उन्होंने नए लागू करेगी। तो किसानों की खेती के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उपज और जलवायु लचीली योजनाएं शुरू की जाएगी। कि भाई उन्होंने नए फसल के लिए भी योजनाएं शुरू करेगी कि क्या क्या नई फसलें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे, कि हम प्राकृतिक खेती के लिए क्या क्या करना होगा हमको। तो देखो उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल के अंदर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। मतलब जितने भी रासायनिक वाले रासायनिक छिड़काव करते हैं खेती के लिए, वो बंद करना होगा और सरकार उनको प्रोत्साहन करेगी, उनको सहायता करेगी कि आप प्राकृतिक फसल ही बोएं, प्राकृतिक खेती ही करें, जिसमें प्रमाणिक और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। और आप उसमें मतलब जो भी अपनी प्राकृतिक जो खेती कर रहे हैं उसमें अपनी कंपनी का ब्रांडिंग भी कर सकते हो और अपनी जो कंपनी है, आप कंपनी खोल रहे हो मान लो कोई भी चीज़ का, तो उसको क्या करो, आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, वो भी इसमें शामिल है। इसे वैज्ञानिक संस्थानों, इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। कि भाई साहब इसमें और जो प्राकृतिक फसल करने के लिए, खेती करने के लिए जितने भी साइंटिस्ट है, अपने वैज्ञानिक हैं और ग्राम पंचायत है, क्योंकि गांव में ही खेती होती है तो ग्राम पंचायत तो इन्वॉल्व होगा ही, तो ग्राम पंचायत और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कि 10,000 जो हैं ऐसे संस्था खोले जाएंगे जहां पर आपको जैविक खाद मिलेगा, जिससे आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास दलहन और तिलहन मिशन, कि ज़्यादातर दालें और तिलहन जैसी चीज़ें उगाई जाएं। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए हम इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। कि भाई दलहन और तिलहन को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उगा सकते हैं और इसको कैसे अपन रख सकते हैं, इसके लिए सरकार है जो नए कदम उठाएगी। अंतरिम बजट में जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार सरसों, मूंगफली, तिलहन, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। ये प्लानिंग बनाई जा रही है कि जो सरसों, मूंगफली, तिलहन, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन वाले तेल हैं उनको आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। कि ऐसे कि वो किसान खुद उगाएंगे और उन्हीं का तेल निकाल कर आप बेच सकते हैं, उसका जो वेस्टेज है वो भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये सब पिछले जो
बजट में अंतरिम बजट में ये सब सारी चीज़ें घोषणा करी गई थी। आगे देखते हैं सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला, कि भाई सब्जी उत्पादन करते हैं उसके लिए क्या है कि देखो आपको पता होगा इस टाइम टमाटर बहुत महंगे हैं, प्याज महंगी है, सारी सब्जियां आसमान छू रही है महंगाई में। वो क्यों है? क्योंकि उनका भंडारण शुरू है। ठीक है, वो कैसे है देखो, उन्होंने इस बारे में भी चर्चा करी थी। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के निकट बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, कि भाई अब ये नहीं होगा कि कोई ठेकेदार है, कोई वो है, वो अपने सब्जियों को इकट्ठा कर रहा है और वो महंगे दामों में बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्र पर जितने भी उपभोक्ता केंद्र है उनके निकट पर बड़े पैमाने पर भंडारण बनाए जाएंगे, क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे कि हम जितनी आपूर्ति होगी उतनी सब्जी अपन किसान उत्पादक संगठनों से खरीद सकते हैं और सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। कि जैसे कि अपन कोई भी व्यापार कर सकते हैं सब्जियों के लिए, आपूर्ति मतलब सब्जियों फल खाने की चीज़ें, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका उपज बढ़ेगा, किसानों का उपज बढ़ेगा, और दूसरा जो भंडारण है और वितरण है वो सिर्फ सरकार की निगरानी में रहेगा कि कितना भंडारण है, ये कैसे जा रहा है कैसे नहीं। ठीक है, दूसरा है कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। तो देखो कि खेती के लिए कि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, कि जो अपना किसान है वो भी कैसे डिजिटलाइजेशन हो सके, कृषि भी कैसे डिजिटल रूप से कर सकते हैं। देखो पायलट परियोजना की सफलता, और भाई साहब जो कृषि को जो डिजिटल रूप दिया गया है उसका नाम है पायलट परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर हमारी सरकार 3 वर्षों में किसानों को और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना चला रही है, डीपीआई चला रही है, को लागू करने के लिए। और इसको लागू करने के लिए भाई साहब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मिलकर काम करेगी। ठीक है, इस वर्ष में जो 2024 वर्ष है इसमें डीपीआई का उपयोग 400 जिलों में खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। कि भाई साहब अब जो भी जांच पड़ताल होगी किसानों के लिए या फिर फसल की, कि कैसे उसका कौन सा खाद उसके लिए उपयोगी है, कैसी ज़मीन पे ये फसल बोई जाती है, ये सब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। उसका सर्वेक्षण भी डिजिटलाइजेशन से ही होगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान डेटा कार्ड जारी किए जाएंगे, कि जितने भी 6 करोड़ किसान और उसकी जो भूमि है, उसकी जो ज़मीन है, उसका क्या करेंगे, रजिस्टर करवाना जरूरी है, कि आप उसका रजिस्टर दर्ज करवाएंगे। इसके अलावा 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान डेटा कार्ड जारी करेगा, कि भाई साहब ये कार्ड लो, ये आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इससे आपकी ज़मीन आपकी है, ये पता है, और इतनी दूरी में आप फसल उगा सकते हो, इसके अलावा नहीं। तो फिर है झींगा उत्पादन निर्यात। आपको भी पता है कि झींगा एक जो है फिशिंग इंडस्ट्री में आता है। तो ये होगा झींगा खाद्य भंडारण के लिए परमाणु फीडिंग इकाइयों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कि भाई झींगा खाद्य भंडार है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से क्या बना रहे हैं, ये इकाइयाँ बना रहे हैं, जिसको वित्तीय मतलब धन की सहायता प्रदान की जाएगी। झींगा पालन प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं राज्य सहकारी नीति। तो राज्य की सहकारी नीति कैसे है, देखो हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सरकारी नीति लाएगी। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को और बढ़ाना है और उसके विकास को बढ़ाना है। जितना तेजी से बढ़ेगा उतना ही, जितना तेजी से विकास बढ़ेगा उतना ही हमारी ग्रोथ होती जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है गाँव के अंदर, ग्रामीण इलाके में, वो है रोजगार की। और वो भी जैसे जैसे विकास बढ़ेगा वैसे ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, तो इस वर्ष में उन्होंने क्या सोचा है कि इस वर्ष में कृषि और संबंध के क्षेत्रों में उन्होंने क्या करना है, 1.52 लाख करोड़ का प्रदान किया है, कि भाई साहब ये इस चीज़ में खर्च होंगे ही होंगे।